गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 24 जून 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। दोस्तों, फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है, पीएम मोदी का ब्रिक्स सम्मेलन में जो उनका ओपनिंग स्टेटमेंट है उससे संबंधित ये न्यूज़ है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और ब्रिक्स पे एक सेपरेट वीडियो मैं आज बना दूंगा। कल ही रात मैंने सुना है कि घोषणा पत्र जारी हुआ है ब्रिक्स का, तो घोषणा पत्र में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्या क्या प्रोविज़न किया गया है, वो मैं डिस्कस कर दूंगा सेपरेट वीडियो बना करके। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन अदर पेज पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिया हुआ है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये अभी चर्चा में रहेगा, तो राष्ट्रपति का क्या क्या प्रोविज़न है संविधान में, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद के मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, ये सारा चीज़ें आपको मिल जाएगी लक्ष्मीकांत के बुक में। तो लक्ष्मीकांत के बुक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है राष्ट्रपति को लेकर के वो पढ़ लीजिएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, चूंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है, तो दोनों ही आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ईडी ने सोनिया को जुलाई के आखिर में पेश होने को कहा। अब देखिए, ईडी यहाँ पे काफ़ी चर्चा में है, अभी काफ़ी चर्चा में ईडी है। और इस न्यूज़ से अगर आप देखिएगा तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एक तो ईडी क्या होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है, ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया है, लेकिन आज फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा क्योंकि कई सारे नए बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। दूसरा ये है कि नेशनल हेराल्ड केस क्या होता है, नेशनल हेराल्ड केस क्या होता है। तो ये दोनों ही चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा ताकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। नेशनल हेराल्ड केस में ही माननीय राहुल गांधी जी से और माननीय सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है, उसी के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। नेशनल हेराल्ड केस बेसिकली एक कंपनी थी, इस कंपनी का नाम था एसोसिएट जर्नल लिमिटेड। ये कंपनी 1938 में स्थापित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और इसमें 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर थे। तो ये कंपनी 1938 में शुरू किया गया था। इस कंपनी ने 3 दैनिक अखबार निकालना शुरू किया था। एक अखबार था, अंग्रेजी का अखबार था जो नेशनल हेराल्ड जिसे कहते हैं, हिंदी का अखबार था जिसे नवजीवन कहते हैं, और उर्दू का अखबार था जिसे कौमी एकता कहते हैं, कौमी एकता। तो ये 3 भाषा में 3 अलग अलग अखबार निकाल करके राष्ट्रवाद का ये लोग प्रचार कर रहे थे, या क्रांतिकारी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा का उस समय में प्रचार कर रहे थे ताकि स्वतंत्रता आंदोलन तेज़ी से पनपे, तेज़ी से आगे बढ़े। इसी उद्देश्य के लिए इसकी शुरुआत किया गया था। अब तीनों अखबार में सबसे अधिक फेमस है नेशनल हेराल्ड, इसलिए इस केस को नेशनल हेराल्ड केस कहते हैं। आज़ादी की लड़ाई के समय में ये एक प्रमुख भूमिका निभाई, और आज़ादी के बाद ये बेसिकली कांग्रेस का एक मुखपत्र बन गया, यानी कांग्रेस की नीतियों को प्रचार प्रसार ये करने लगा। 2008 में क्या हुआ कि इसको अब बंद कर दिया गया। यूपीए सरकार उस समय में थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इसे बंद कर दिया। और इस पे 90 करोड़ रुपए का ऋण था, 90 करोड़ रुपए का लोन था। अच्छा, 90 करोड़ का जो लोन था, इसको किसी बैंक ने लोन नहीं दिया था, इसको कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया लोन दिया था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था वर्ष 2008 में। अब देखिए 2010 की बात करते हैं हम लोग, 2010 में आते हैं। 2010 में एक कंपनी बनी थी यंग इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का 76% शेयर राहुल गांधी जी के पास और सोनिया गांधी जी के पास है। 38% इसका शेयर राहुल गांधी जी के पास, 38% सोनिया गांधी जी के पास, और बचे हुए 24% शेयर जो है कांग्रेस के अन्य नेता हैं, जिसमें मोतीलाल वोहरा जी हो गए, सैम पित्रोदा जी, इन लोगों के पास 24% शेयर था। अब इस कंपनी ने क्या किया, यंग इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, एजेएल कंपनी को सिर्फ 50 लाख रुपए में परचेज कर लिया। 50 लाख रुपए में परचेज किया और कहा कि इस कंपनी पे जो 90 लाख रुपए का लोन है वो हम लोग अदा करेंगे। 90 लाख रुपए इस कंपनी को देना था कांग्रेस पार्टी को, वो हम अदा करेंगे, यंग इंडिया लिमिटेड ने ऐसा कहा। अब देखिए ईडी का क्या मानना है। ईडी का मानना है कि ये जो कंपनी है बेसिकली एजेएल एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और स्वतंत्रता सेनानी 5000 स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया था, ये कंपनी बेसिकली 5000 करोड़ की कंपनी है।
तो ईडी का कहना है कि ये कंपनी 5,000 करोड़ की कंपनी है, भले ही इस पर 90 करोड़ का लोन था, लेकिन 5,000 करोड़ की कंपनी को एक व्यक्ति 50 लाख रुपए में कैसे परचेज कर लेता। तो यंग इंडिया ने जो इसे 50 लाख रुपए में परचेज किया, तो ईडी यही कहना है कि 5,000 करोड़ की कंपनी को 50 लाख रुपए में आपने कैसे परचेज कर लिया, यानी कुछ ना कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पे केस हुआ है। इसी के लिए ईडी पूछताछ कर रही है माननीय राहुल गांधी जी से और माननीय सोनिया गांधी जी से, और साथ ही साथ जो अन्य शेयर होल्डर हैं जो जीवित हैं उनसे पूछताछ करेगी ईडी। अब देखिए ईडी पे हम लोग आते हैं। ईडी अभी काफ़ी चर्चा में है, कई सारा ईडी अभी काम कर रही है। मसलन राहुल गांधी जी को उन्होंने बुलाया, सोनिया गांधी जी को वो बुला रहे हैं, दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन जी, उन्हें गिरफ्तार ईडी ने किया है, या कई जगह ईडी आपको चर्चा में मिलेगा, डेली पेपर में चर्चा में मिलेगा। ईडी मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुआ था, और इसकी स्थापना किया गया था बेसिकली फेरा एक्ट द्वारा। फेरा एक्ट 1947 में आया था, 1947 में आया था, इसी के द्वारा ईडी की स्थापना किया गया था। फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, हिंदी में बोलते हैं विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1947 द्वारा ईडी की स्थापना किया गया। अब देखिए किसी संस्था की स्थापना जब संसद के किसी अधिनियम के द्वारा किया जाए तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, उसे लीगल बॉडी कहते हैं, उसे सांविधिक निकाय कहते हैं, उसे वैधानिक निकाय कहते हैं। ये सारा का सारा नाम एक ही है। तो संसद के द्वारा चूंकि इसकी स्थापना किया गया है, इसलिए ईडी को एक सांविधिक निकाय आप लोग कहिए या वैधानिक निकाय आप लोग कह सकते हैं। फेरा एक्ट जो 1947 में बना था, 1973 में उसमें संशोधन किया गया था, और 1973 के बाद फिर उसमें 1999 में संशोधन किया गया। जो पहले फेरा एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, उसको अब बना दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो 1999 में फेरा एक्ट में संशोधन करके अब इसे बना दिया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। पहले विनियम अधिनियम था, अब प्रबंधन अधिनियम कर दिया गया। ईडी बेसिकली वित्त मंत्रालय के अधीन एक राजस्व विभाग की एक वित्तीय एजेंसी है। वित्तीय एजेंसी वैसी एजेंसी को कहा जाता है जो वित्त को लेकर के एक्शन लेने का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और भारत में इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली में है। अब इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि ईडी जो एक्शन लेती है वो सिर्फ 2 एक्ट के उल्लंघन पे लेती है, 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इस टॉपिक पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था, कब इनेक्ट हुआ था। इस टॉपिक पे भी कई बार सेपरेट रूप से फिल्म्स में क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो यानी अगर ईडी ने माननीय सोनिया गांधी जी को बुलाया है तो या तो इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का उल्लंघन किया होगा, इसी आरोप में ईडी इसे बुलाया। तो ये सब बेसिक प्रोविजन है। जब बेसिक प्रोविजन क्लियर होगा तो पढ़ने में आपको मजा आएगा। पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता होंगे एनआईए के प्रमुख। देखिए यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ये है जो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख कौन है, तो दिनकर गुप्ता जी हो गए, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन हो गया कि आखिर एनआईए है क्या और एनआईए की स्थापना कब हुआ था, एनआईए का काम क्या है। तो बेसिक चर्चा मैं आपके साथ कर दूंगा। श्री दिनकर गुप्ता जी एनआईए के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, और एनआईए की स्थापना बेसिकली किया गया था वर्ष 2008 में। पहले क्या होता था कि जब कोई आतंकवादी घटना होती थी 2008 से पहले, तो वहाँ पे सीबीआई जांच करती थी। 2008 में जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, ताज होटल पे जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद सरकार को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हमें आतंकवाद को लेकर के एक सेपरेट एजेंसी बनाना चाहिए जिसका काम होगा कि आतंकवादी घटनाओं को रोकना, जिसका काम होगा कि आतंकवादी घटना हो चुकी है तो उसकी जांच करना, जिसका काम होगा कि आतंकवादी घटना को रोकने में कोई व्यक्ति अगर इन्वॉल्व है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना। ये सारा का सारा काम करती है एनआईए। बेसिकली आतंकवाद को लेकर के देश में कोई भी एक्शन लेना होगा तो वो एनआईए लेगी। अब देखिए 2019 में इसमें सुधार किया गया। एनआईए का जिसकी स्थापना वर्ष 2008 में किया गया, 2019 में इसमें अमेंड करके एनआईए के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया।
एनआईए के सूचीबद्ध अपराध को पहले बढ़ाया गया। जो एनआईए सिर्फ आतंकवादी घटनाओं को लेकर के एक्शन लेते थे, उसके अपराध का दायरा बढ़ा दिया गया। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, उप्पा एक्ट 1967, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियार की बिक्री, साइबर आतंकवाद और एक्सप्लोसिव एक्ट 1908, इन मुद्दों पे भी अब एनआईए एक्शन लेने का काम करेंगे। अगर ये मुद्दा दिखा या इससे संबंधित अपराध दिखे तो वहां पे एनआईए एक्शन लेगी। ये एनआईए के क्षेत्राधिकार को वर्ष 2019 में बढ़ाया गया। साथ ही साथ एनआईए को यह पावर दिया गया कि पूरे देश में जांच कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार भी जांच कर सकती है। केंद्र सूचीबद्ध अपराध पे सीधे एनआईए को निर्देश दे सकती है। और जो सूचीबद्ध अपराध जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ किया, उसके लिए दिल्ली में एक स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन किया गया जिसे एनआईए कोर्ट कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया तो उसे एनआईए कोर्ट दिल्ली में वहां पे सौंपा जाता है या वहां पे न्यायाधीश के सामने में पेश किया जाता है। तो दोनों ही प्रोविजन याद रखिएगा। एनआईए का बेसिक प्रोविजन क्या है और साथ ही साथ दिनकर गुप्ता जी एनआईए के महानिदेशक हो गए हैं। ये तीनों ही न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये भी। अब देखिए, ब्रिक्स को लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा, तो इसलिए इसमें चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश नहीं, रक्षा मंत्री जो हैं, और ये रक्षा मंत्री ही ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री है, इसका नाम है रिचर्ड माल्स। तो इन्होंने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन बड़ी सुरक्षा चिंता। कल भी इस पर चर्चा हम लोगों ने किया था, आज मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों का सेम कंसर्न है कि किस तरह से चीन को हमें रोकना है। ये जो न्यूज़ है बेसिकली, हमारे कई सारे बच्चे अभी चीन में पढ़ते हैं और कोरोना के बाद चीन से डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया में बंद हो गया था, तो वो बच्चे अभी वहीं पे फंसे हुए हैं। तो उन्हें भारत लाया जाए, इसके लिए बातचीत चल रही है चीन की सरकार के साथ। अब देखिए, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जब फॉरेन अफेयर्स पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है या स्टेट पीसीएस पूछेगी, बीपीएससी पूछेगी, उत्तर प्रदेश पीसीएस पूछेगी, तो वो नॉर्मली क्या होता है कि भारत और उसके आसपास के देशों से संबंधित क्वेश्चन पूछती है। भारत के आसपास के जो देश है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान, वहाँ पे एक आर्थिक क्राइसिस से वो देश गुजर रहा है और वो लोग एक निगाह से भारत की तरफ एक अच्छी निगाह से देख रहा है कि भारत सरकार उसकी मदद करे। बात मैं श्रीलंका की करूं तो श्रीलंका को $3.5 बिलियन का सरकार ने ऋण दिया है ऑलरेडी। श्रीलंका की सरकार का कहना है कि हमें $1.5 बिलियन भारत सरकार और ऋण दे। बात नेपाल की करें तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले नेपाल की यात्रा पे गए थे और कई सारे उन्होंने एग्रीमेंट नेपाल के साथ साइन किया। इसी तरह से बांग्लादेश की देखिए, बांग्लादेश की लगातार हम लोग मदद कर रहे हैं, बांग्लादेश की खाद्यान्न की ज़रूरत पूरा करते हैं। बांग्लादेश में जो कॉटन है, कॉटन का सप्लाई भारत के द्वारा किया जाता है। और इसी तरह से अफगानिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान में 50 लाख मेट्रिक टन भारत व्हीट गेहूं सप्लाई कर रहा है, जिसमें 50,000 मेट्रिक टन गेहूं सप्लाई कर रहा है, जिसमें 15,000 मेट्रिक टन ऑलरेडी हमने दे दिया है अफगानिस्तान को। इसके अलावा 5,000 मेट्रिक टन हमने वहाँ पे दवाई भी भेजा अफगानिस्तान में। इसी तरह से अफगानिस्तान में जो कल नहीं परसों जो अर्थक्वेक आया था, जिसमें 1,000 लोग मारे गए थे और 1,500 से अधिक लोग घायल हुए थे, ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने कहा है कि हम अफगानिस्तान की मदद करने वाले हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भारत के पड़ोसी देश को लेकर के एक सेपरेट टॉपिक बना लीजिएगा, जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, इंडिया श्रीलंका रिलेशन, इंडिया मालदीव रिलेशन, इंडिया भूटान रिलेशन, इंडिया म्यांमार रिलेशन और इंडिया नेपाल रिलेशन। तो इससे एक सेपरेट नोट बना लीजिएगा हर एक का, और जब भी पेपर में इस तरह का कोई चर्चा हो तो उसको वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इससे निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से अभी वहाँ कंडीशन चल रहा है, ऐसी स्थिति में विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा उसकी भूमिका बढ़ जाएगी। तो एक बार फिर से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, उनका दायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अगर कोई निर्देश दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसको भी लक्ष्मीकांत के बुक से आप लोग देख लीजिएगा।
स्वतंत्रता दिवस पे जुड़ेंगे विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल। सबसे पहले तो प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व के सबसे ऊंचे आर्च पुल का निर्माण किस नदी के पे बन रहा है। तो विश्व के सबसे ऊंचे आर्च पुल, ये दिख रहा है आपको, आर्च पुल है, ये रेलवे का पुल है, इसका निर्माण चिनाब नदी पे बन रहा है। ये क्वेश्चन पहले सिंपली रूप में इसी रूप में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि विश्व के सबसे ऊंचे आर्च पुल का निर्माण किस नदी पे है, तो वो चिनाब नदी पे है और ये 15 अगस्त तक शुरू हो जाएगा। अभी लगभग 80% से अधिक काम हो चुके हैं, कुछ काम बचा हुआ है जो 15 अगस्त से पहले उसको कंप्लीट किया जाएगा और यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से यहाँ पे ट्रेन चलेगी। तो जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने का एक सकारात्मक कदम के रूप में इसको आप लोग पेश कर सकते हैं। वैष्णो देवी में यात्री पर्ची अब बन जाएगी, इतिहास अब मिलेगा RFID कार्ड। पहले पर्ची मिलता था, मैं भी गया हूँ वहाँ वैष्णो देवी, वहाँ पे पहले पर्ची मिलता था, अब आपको RFID कार्ड मिलेगा। अब इम्पॉर्टेंट है कि RFID कार्ड क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये बेसिकली होता है जैसे आजकल फास्टैग कार्ड जो यूज होता है, फास्टैग कार्ड में RFID टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये होता है कि टोल टैक्स पे अब आपको गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं हो गई। जिस तरह से QR कोड होता है, पेटीएम वगैरह का QR कोड आप लोग देखते होंगे, उसी तरह से फास्टैग का एक QR कोड होगा और उसमें आपको रिचार्ज करवाना होगा। आप 500 रुपये मान लीजिए रिचार्ज करवाए हुए हैं, आपका गाड़ी टोल टैक्स से गुजर रहा है, तो टोल टैक्स का अगर वहाँ पे 100 रुपया चार्ज है तो 100 रुपया बाय डिफ़ॉल्ट आपके अकाउंट से कट जाएगा और आपको गाड़ी वहाँ पे रोकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए अभी देश में इसका यूज व्यापक स्तर पे होना शुरू हो गया है। दोस्तों, जांच, निगरानी और जीनोम सीक्वेंसिंग पे ध्यान केंद्रित रखें। ये हमारे देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री का स्टेटमेंट है। कोरोना का केस बढ़ रहा है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मास्क लगा के एक बार फिर से निकलें और ध्यान रखें अपना, क्योंकि 24 घंटे में 13,000 केस आया और ये केस बढ़ेगा ही, तो इसलिए आप सभी को इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जलवायु परिवर्तन पे भी एक सेपरेट नोट्स आप लोग बना कर रखिएगा। मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में क्या अंतर होता है? तो मौसम परिवर्तन दैनिक या साप्ताहिक होने वाली परिवर्तन की घटना है। जैसे आज वर्षा है, कल ठंडा हो जाएगा, परसों फिर गर्मी हो जाएगा, इसको मौसम परिवर्तन कहते हैं। जैसे अभी ऋतु परिवर्तन हो रहा है तो इसको भी मौसम परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि लंबे समय के मौसम का औसत परिवर्तन को आप जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं। 50 साल में, पिछले 50 साल में क्या चेंज हुआ मौसम में, तो उसको आप जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रभाव है, ये इंपॉर्टेंट है कि तापमान, उच्च तापमान हो गया, हीट वेव का कंडीशन अभी है। किस तरह से हम लोगों ने देखा कि हीट वेव चल रहा था एक समय में। उच्च तापमान है, पृथ्वी की सतह का तापमान औसतन प्रत्येक वर्ष 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है और ऐसा कहा गया कि पिछले 10 साल में औसतन प्रत्येक जगह की टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। वर्षा के पैटर्न में आपको बदलाव दिखेगा। जर्मनी जहाँ पे कभी बाढ़ नहीं आती थी, वहाँ पे बाढ़ का कंडीशन हो गया था। मुंबई बाढ़ का कंडीशन आप देख लीजिए, इसी तरह से आप चेन्नई में बाढ़ का कंडीशन देख लीजिए। तो ये सब भी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट है, प्रभाव है। समुद्र जल के स्तर में वृद्धि हो रही है, ग्लेशियर हमारा पिघल रहा है और ग्लेशियर पिघल रहा है तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। समुद्र के जल स्तर में अगर वृद्धि हो रही है तो उससे समुद्री जीव जंतु पे खतरा मंडरा रहा है और साथ ही साथ कई सारे द्वीप डूबने का भी खतरा मंडरा रहा है कि विश्व का कई सारा द्वीप डूब जाएगा। अगर इसी तरह से जलवायु परिवर्तन और हुआ तो मालदीव जैसा देश पूरी तरह से डूब जाएगा, भारत में लक्षद्वीप डूब जाएगा। वन्यजीव प्रजाति का नुकसान, एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले 50 वर्ष में 1970 से लेकर के 2019 तक का एक रिपोर्ट था, कहा गया था कि लगभग 50% जाति विलुप्त हो गया। वैसे भी आप देखिए, आपको गिद्ध अब कम दिखेगा, कौवा मैं बहुत कम आप दिखता हूँ। पहले जो कौवा दिखता था आज से 20 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, वो आज नहीं दिखता। तो कई सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई है, उसका कारण जलवायु परिवर्तन है। रोगों का प्रचार और आर्थिक नुकसान, रोगों का किस तरह से प्रसार हुआ है। कोरोना को आप कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का ही कारण कोरोना महामारी भी है
और किस तरह से विश्व को कोरोना प्रभावित किया था हम सभी को जानकारी है, इसका आज भी प्रभावित कर रहा है। तो उसके मूल में कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। जंगल में आग लगने की घटना बढ़ गई है। कैलिफोर्निया के जंगल में आग लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग रहा है, ब्राज़ील के जो जंगल है जिसे विश्व का हार्ट कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, वहाँ जंगल में आग लगा है। भारत में देखिए कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि उड़ीसा के जंगल में आग लगी है, उत्तराखंड के जंगल में आग लग रहा है। तो उसके बैकग्राउंड में रीजन है जलवायु परिवर्तन। पिछले 52 वर्ष में 38% बिजली गिरने की दर बढ़ी है, इसके मूल में भी कारण है जलवायु परिवर्तन। तो सवाल ये होता है कि अगर जलवायु परिवर्तन इतना बड़ा कारण है तो उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जा रहा है? तो यूएनएफसीसी का जो सम्मेलन हुआ था, बेसिकली यूएनएफसीसी का जो COP26 हुआ था, ग्लासगो समिट जिसे हम कहते हैं, उसमें भी बेसिकली इसी को चर्चा हुआ था कि किस तरह से हम ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करें। ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करेंगे तभी जाकर के जलवायु परिवर्तन कंट्रोल में होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंचामृत की घोषणा किया गया था, जो मैं नीचे डिस्कस आपके साथ करूंगा, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने का एक आधार हो सकता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ही वर्तमान में आप देखते होंगे कि सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लोग परंपरागत ऊर्जा से सोलर ऊर्जा की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ये भी बेसिकली जलवायु परिवर्तन को रोकने का वैश्विक प्रयास है। एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं, इसको चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आएगा तो मैं खुद आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा, राइट। अभी कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं आ रहा। विकसित देश बनने में निर्यात का बड़ा महत्व। भारत को अगर विकसित देश बनना है तो भारत को निर्यात को प्रोत्साहित करना होगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किया है। तो यहाँ पे मैं कुछ चर्चा आपके साथ करूंगा, निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने क्या स्टेप उठाया है। लेकिन एक क्वेश्चन में मैं आपके लिए पुटअप करूंगा कि जिसका जवाब आप लोग ढूंढ के मुझे बताइएगा। एक तो भारत ने जो निर्यात का टारगेट फिक्स किया था 2021-22 के लिए, वो $400 बिलियन का निर्यात था, जो वस्तु का निर्यात था। निर्यात भी दो प्रकार के होते हैं, एक वस्तु का निर्यात होता है और एक सेवा का निर्यात होता है। तो $400 बिलियन का सिर्फ वस्तु का निर्यात था और सेवा का निर्यात का टारगेट $150 बिलियन था। सेवा मतलब हो गया जैसे टूरिज्म को भी सेवा का पार्ट माना जाता है, इसी तरह से आप IT उद्योग को सेवा का पार्ट माना जाता है, बैंकिंग सेक्टर को सेवा का पार्ट माना जाता है। तो इसके निर्यात का टारगेट $150 बिलियन था और जो वस्तु होता है, टेंजिबल गुड होता है, उसके निर्यात का टारगेट $400 बिलियन था। तो ऑलरेडी $418 बिलियन हमने प्राप्त कर लिया है। तो टारगेट से जाकर के अधिक हमने अचीव किया था 2021-22 में। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सरकार ने 2022-23 का क्या टारगेट फिक्स किया है। 2022-23 का निर्यात का सरकार ने क्या टारगेट फिक्स किया है, इसको सर्च करके खोज के हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अब देखिए, निर्यात को इन्हेंस करने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया। तो एक काम सरकार ने किया था नीति आयोग के साथ मिलकर, निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, ये सरकार ने तैयार किया था। जो राज्य जितना अधिक एक्सपोर्ट करती है या प्रिपेयर करती है उसके आधार पर रैंकिंग दिया गया, जिसमें गुजरात को पहला स्थान दिया गया था और बिहार को 30वां स्थान दिया गया था। इसका मकसद यह है कि भारत का जो वैश्विक निर्यात है लगभग 1.7% है या लगभग 2% के आसपास अब हो चुकी है, उसको बढ़ा करके हम 5% करना, विश्व के निर्यात का 5% भागीदार भारत हो, इसके लिए भारत प्रयास कर रहा है। इसी के साथ साथ सरकार ने हर जिले में एक मेगा एक्सपोर्ट हब बनाने की चर्चा किया है। बातचीत चल रही है कि हर जिले में एक एक्सपोर्ट हब होगा। एक जिला एक उत्पाद, यानी किसी पर्टिकुलर एक जिला का जो सबसे फेमस उत्पाद होता है उसको हाईलाइट करके उस उत्पाद को विश्व में एक्सपोर्ट करने का टारगेट सरकार ने फिक्स किया। निर्यातक के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन सरकार ने शुरू की है और आज का न्यूज़ है कि सरकार ने निर्यातक पोर्टल शुरू किया है। इसमें क्या होगा, इस पोर्टल के माध्यम से जैसे आपको विश्व में कहीं पे कुछ निर्यात करना, तो इसमें विश्व के 200 देशों का लिस्ट दिया हुआ है और उस देश में भारत की तरफ से क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता है वो लिस्ट आपको मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपके जो वस्तु है उसको वहाँ पर निर्यात आप कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट स्कीम घोषणा किया था। इस स्कीम का नाम है रिडमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम।
इसके तहत जो एक्सपोर्ट आप करते हैं उस पर सरकार तरह तरह के इंसेंटिव देती थी और तरह तरह का छूट सरकार देती थी। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। वैसे भी एक्सपोर्ट को लेकर के भी आप लोग के पास एक सेपरेट नोट होना चाहिए। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली अपनाए यूबीसी। यूबीसी मतलब होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शहरी सहकारी बैंक। अब शहरी सहकारी बैंक को भी आधुनिक बैंकिंग प्रणाली अपनानी चाहिए, कोर बैंकिंग प्रणाली अपनानी चाहिए। और ये कहना है हमारे देश के माननीय सहकारी मंत्री श्री अमित शाह जी का। रूस से तेल 50 गुना बढ़ा और हिस्सेदारी 10% पहुंच गई। अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्चा ऑलरेडी हमने किया है। इलेक्ट्रिक वाहन और सेमीकंडक्टर बनाने की तैयारी में फॉक्सकॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन और सेमीकंडक्टर, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर। रूस यूक्रेन वार के बाद सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो चुकी है विश्व में। भारत में भी इसकी शॉर्टेज चल रही है। तो भारत में इसकी अगर शॉर्टेज हो रही है तो इससे क्या हो रहा है कि कई सारा जो गाड़ी है वो बनना बंद हो जाएगा, मोबाइल बनना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि हर जगह सेमीकंडक्टर का यूज होता है। और विश्व में सेमीकंडक्टर में सबसे पहले नंबर पर आता है ताइवान। अब सोच कर देखिए, ताइवान का चीन अधिग्रहण करना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो चीन का पूरा अधिकार हो जाएगा सेमीकंडक्टर पे, विश्व पे चीन रूल इस तरह से भी कर सकता है। तो इसलिए आवश्यक है कि फॉक्सकॉन जो ताइवान की कंपनी है उसके साथ हम लोग मिल करके सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हों। सरकार इसके लिए आई थिंक 20,000 करोड़ से भी अधिक खर्च कर रही है। जर्मनी ने कहा रूस ने कर दिया आर्थिक हमला, ये तो होना ही था। अब देखिए, यूरोप का देश निर्भर है रूस पे। रूस का जो गैस है, रूस के गैस से सबसे अधिक यूरोप में निर्भर है जर्मनी, और जर्मनी के बाद इटली। तो आप यूरोप के देश एक तरह से रूस पे निर्भर है, और इसके बावजूद यूरोप के देश रूस पे निर्भर है, बावजूद जो रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है उसमें वो लोग यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं रूस के खिलाफ। तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है रूस? तो इसलिए रूस इस तरह से आर्थिक हमला करेगा या इस तरह से हमला करेगा, इसकी संभावना पहले से व्यक्त किया जा रहा था। हुआ क्या? हुआ ये सिंपली है कि रूस जो गैस का निर्यात करता था यूरोपीय देश को, वो बंद कर दी। बंद की नहीं किया, लगभग आधा कर दिया, 50% कर दिया। तो ऐसी स्थिति में यूरोप में आर्थिक हमला हो गया है, और ऐसी स्थिति में यूरोप में मंदी भी हो सकता है। इसकी भी संभावना कई सारे पॉलिटिकल थिंकर के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। आतंकवाद बंद करके ही कश्मीर के लोगों की मदद कर सकता है पाकिस्तान, ये कहना है भारत का। और TS त्रिमूर्ति वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। संयुक्त राष्ट्र में इनके बाद कौन अस्थायी प्रतिनिधि होंगे, ये कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग लिखिएगा। कल भी हमने चर्चा किया था और परसों भी हमने चर्चा किया। अब देखिए, यहाँ पे चूंकि भारत का एक टारगेट उन्होंने चर्चा किया है कि भारत 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। तो इससे मुझे याद आ गया कि पंचामृत, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा COP26 जो सम्मेलन हुआ था ग्लासगो में, वहाँ पे पंचामृत की घोषणा किया गया था। इससे पहले पेरिस सम्मेलन जो हुआ था 2015 में, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट घोषणा हुआ था, लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई है। अब नई घोषणा हुई है 2021 में। ये आगामी 7-8 वर्ष के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 8 वर्ष यानी 10 वर्ष तक के लिए, 2030 तक के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, पूरा रट लीजिएगा, ये कहीं मेंस लिखने में भी काम दे सकता है। पहला घोषणा ये हुआ है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन भारत करेगी। यानी अगर हमको जलवायु परिवर्तन से भी बचना है या जलवायु परिवर्तन की खतरा को कम करना है तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना होगा, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ शिफ्ट करना होगा, सौर ऊर्जा की तरफ हमें शिफ्ट करना होगा, पवन ऊर्जा की तरफ हमें शिफ्ट करना होगा। दूसरा है कि 2030 तक अपनी जितनी भी ऊर्जा जरूरत है उसका 50% पूर्ति वो अक्षय ऊर्जा से भारत करेगा। अभी लगभग सिर्फ 13% 14% पूर्ति हम लोग जो है अक्षय ऊर्जा से करते हैं, और 2030 तक 50% हम शिफ्ट कर जाएंगे अक्षय ऊर्जा में, रिन्यूएबल एनर्जी में। तीसरा पंचामृत है कि 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन का 1 बिलियन टन कमी भारत करेगी।
चौथा है कि 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था में 2005 की कार्बन इंटेंसिटी के मुकाबले 45% कम करेगा। और पांचवा है कि नेट जीरो, नेट न्यूट्रल 2070 तक हम हो जाएंगे। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो इस तरह से तालिबान ने अधिग्रहण किया था अफगानिस्तान का 15 अगस्त 2021 को, उसके बाद भारत और तालिबान के संबंध मिक्स मैच थे, एक तरह से अच्छे नहीं थे। लेकिन वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि तालिबान अब लंबे समय तक अफगानिस्तान पे रूल करने वाला है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार एक बार फिर तालिबान से संबंध इंप्रूव कर रही है और काबुल में जो हमारा दूतावास है वो फिर से खुल गया। दूसरा ये है कि IMF की शर्तों पे बजट बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो होता है इसको BOP क्राइसिस कहते हैं, यानी जब आपके पास एक्सपोर्ट के लिए पर्याप्त पैसा नहीं हो, इंपोर्ट के लिए पर्याप्त पैसा नहीं हो, फॉरेक्स रिजर्व आपके पास नील हो जाए, तो उसी क्राइसिस को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसको डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब ये क्राइसिस होता है तो वैसी कंडीशन में लोग IMF के पास जाता है, देश IMF के पास जाता है। श्रीलंका IMF के पास गई है क्योंकि उसके पास भी पैसा नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व नहीं है। पाकिस्तान गया है, उसके पास भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं है। भारत भी गया था 1991 में, जब भारत के पास महज लगभग $8 बिलियन ही शेष बच गया था, तब गया था भारत IMF के पास। और IMF का कुछ इस तरह का शर्त होता है कि भारत ने उसी शर्त के आधार पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया। तो हम जो आज वैश्वीकरण किए हैं भारत ने, वो कोई शौक से नहीं किया था, भारत ने मजबूरी में किया था। भारत ने राइट, भारत ने मजबूरी में किया था, यद्यपि इसका काफ़ी हमें फ़ायदा मिल रहा है। और इसके वास्तुकार थे तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, जो भारत के प्रधानमंत्री भी बाद में बने हैं। तो इसी तरह का कुछ इनिशिएटिव पाकिस्तान को करना होगा। ये कहना है IMF का कि आप जो है हमारे अनुसार अब बजट बनाइए, तभी हम आपको पैसा देंगे। ज्ञान से विज्ञान में नित्य नए शिखर छू रही है आरती प्रभाकर। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया है आरती प्रभाकर जी को। वनडे एग्जाम में तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।